और कैसे आप सब। हमने पिछली क्लास तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो मॉडल डिस्कस कर लिए थे। पहला मॉडल डिस्कस किया था हमने अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, और दूसरा मॉडल डिस्कस किया था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और अभी तक हमने इन ऑल क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मैं आपको फिर से एक बार याद लाना चाहूंगा कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। पर कंपनी सिर्फ एक ही सोर्स थोड़ी यूज करती है, कंपनी कई सारे सोर्सेज यूज करती है। मतलब कंपनी डेट भी यूज करती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी यूज करती है, इक्विटी भी यूज करती है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो पैसा खुद कमाया और रोक लिया वो भी यूज करती है। तो हमें पहले तो इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट निकालना सीखना है। हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाला। कॉस्ट ऑफ डेट में हमने दो क्लासिफिकेशन किए, इरिडीमेबल और रिडीमेबल डेट। फिर हमने ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में दो क्लासिफिकेशन किए। और अब हम इक्विटी की कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, जिसमें चार मॉडल थे, जिसके दो मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमें अपना तीसरा मॉडल डिस्कस करना है। तो बिना देरी के चलिए बढ़ाते हैं हम अपनी क्लास को आगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने का जो हमारा अगला मॉडल है वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। शॉर्ट में इसको हम CAPM बुलाते हैं। और जब हम अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखते हैं तो वहां पर ना एक लाइन लिखी है CAPM मॉडल के लिए कि ये जो मॉडल है ये सबसे पॉपुलर अप्रोच है KE कंप्यूट करने की। और जानते हो हमारे इंस्टीट्यूट में जितनी लाइनें लिखी हैं, कभी कभार उस पर एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ आ जाता है। तो चांसेस है कि इस लाइन पर भी शायद हमारे एग्जाम में MCQ आ जाए, जिसमें वो आपको चार ऑप्शंस दे, चारों मॉडल्स का नाम दे, और आपसे पूछे कि बताइए इसमें से कौन सी सबसे पॉपुलर अप्रोच है KE कंप्यूट करने की। तो वहां पर आप कौन सा टिक करके आएंगे आंसर? CAPM मॉडल। हालांकि ध्यान रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने जो इससे पहले के भी दो मॉडल पढ़े हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे हैं, और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे भी आ रखे हैं, और हमने सारे एग्जाम MCQs देखे भी हैं। और ठीक ऐसे ही CAPM मॉडल ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। और जैसे कि मैंने पिछले मॉडल्स में भी किया, आपको एक एग्जाम्पल की मदद से मैंने वो मॉडल एक्सप्लेन किए, तो मैं यहाँ पर भी CAPM मॉडल को एक एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से प्लीज सुनिएगा, पेन वेन प्लीज छोड़ देना। मान लीजिए आज वो दिन है जब आप CS क्वालिफाई कर गए। चेहरे पे एक मुस्कान है, आंखों पे एक चमक है। ये देखो आपकी आंखों में चमक, खुश हैं बहुत आप। और जब एक बच्चा CS क्वालिफाई करता है तो उसके पास जनरली करियर में तीन ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी प्रैक्टिस सेटअप करें, दूसरा ऑप्शन आप कहीं जॉब ज्वाइन कर लीजिए, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपके पापा ने पहले से ही एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर रखा हो, आपको लगता है कि क्यों ना अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाए। और पापा का बिजनेस क्यों, हो सकता है दिमाग में आपके अपना ही कोई स्टार्टअप क्रिएट करने का थॉट हो। मतलब एक बिजनेस करने का भी ऑप्शन है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल इंसान बिजनेस करेगा, और एक प्रोफेशनल जब आप एक पढ़ाई करके बिजनेस करने का सोचेंगे तो आप एक शायद बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज में अब बहुत कुछ फीड है। आपको कॉर्पोरेट लॉज के बारे में पता है, आपने टैक्सेशन के बारे में भी पढ़ा है, आपने अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ा है, फाइनेंस के बारे में पढ़ा है, लेबर लॉज, और पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ लिया है। तो शायद वो नॉलेज आपको एक एक हेल्प करे अपने बिजनेस को बढ़िया से करने में। ठीक है, ये भी एक थॉट है। लेकिन मान लीजिए ना बिजनेस ना प्रैक्टिस, आपको लगता है कि कौन झंझट ले, अपनी जॉब करते हैं। मतलब एक जॉब करते हैं जहां पर हर महीने एक फिक्स सैलरी आती रहेगी, और ज्यादा टेंशन लेने का आपका स्वभाव है नहीं। आपने कहा ठीक है, जॉब आपने जब ज्वाइन किया तो अच्छी जगह आपकी प्लेसमेंट लग गई, और आपको महीने के 80,000 रुपए ऑफर किए गए, 80,000 पर मंथ। अब जब होता क्या है ना, जब एक इंसान नई नई जॉब शुरू करता है तो उसके दिमाग में पहले से ही थॉट होता है कि शुरुआत की 8-10 महीने की जो सैलरी आएंगी उसको कहां कहां हमें खर्च करना है। मतलब पहली 8-10 सैलरीज का आपने पहले से ही दिमाग में एक प्लानिंग कर रखी होती है कि ये ऐसे ऐसे खर्च होंगे। सेविंग का तो शायद दिमाग में आता ही नहीं। जैसे कि हो सकता है कि आपने सोचा हो कि पहली सैलरी जब आएगी तो उससे शायद, क्योंकि पेरेंट्स का रिगार्ड है, तो पेरेंट्स को एक अच्छा गिफ्ट ला के देंगे, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया आपके लिए। दूसरे महीने की सैलरी में आपको लगा कि अपने लिए एक बढ़िया सा फोन खरीदेंगे। तीसरे महीने की सैलरी में फ्रेंड्स काफी टाइम से कह रहे हैं गोवा चलते हैं गोवा चलते हैं, तो लगा कि चलो तीसरे महीने की सैलरी से गोवा जाएंगे, और जो आगे की महीने की सैलरी आएंगी उससे एक डाउन पेमेंट इकट्ठा करेंगे, कार लोन लेंगे, और उससे एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदेंगे। मतलब शुरुआत की सैलरी को कहां कहां आपको खर्च करना है आपने पहले से ही सोचा हुआ है। लेकिन जब आपकी ये जॉब लगती है तो आप एडवाइस के लिए अपने किसी वेल विशर के पास जाते हैं।
वो वेल विशर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, मतलब कोई भी जानने वाला हो सकता है जो आपको लगता है कि अच्छी एडवाइस कर देगा। और आपने एडवाइस जो ली उनसे, वो एडवाइस के लिए गए, आपने उनसे यही पूछा कि मुझे अब अपने करियर को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, नई नई जॉब कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से करना है, तो कुछ प्लीज अगर आप एडवाइस दे सकें। तो उन्होंने बहुत सारी एडवाइस दी, जैसे कि उन्होंने कहा कि भी देखो, आप जब ऑफिस ज्वाइन करोगे तो ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़ना, जितना हो सके अपने जो भी आपका एरिया है, जिस एरिया में आप काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मान लो कॉर्पोरेट लॉज की कंसल्टेंसी वाली फर्म को ज्वाइन करते हो, तो कॉर्पोरेट लॉज को और अच्छे से पढ़ो, अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ो कॉर्पोरेट लॉज पर, और हो सके तो जो केस लॉज वगैरह हैं उनको रीड करो। मतलब ऐसा मत समझना कि सीएस बन गए तो अब सब कुछ आता है, सीएस बन गए अपने आप को स्टिल अभी भी स्टूडेंट ही समझना, लगातार कोशिश करना कि अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने आप को अपडेटेड रखना। और ऐसे ही कई तरह का ज्ञान आपको दिया गया, लेकिन आखिर में उन्होंने आपको एक बात बोली कि भी देखो, आप अभी यंग हो, वक्त आपके पास बहुत ज्यादा है, अच्छा वक्त है, कोशिश करना शुरुआत से ही महीने की सैलरी का कुछ पोर्शन सेव करते चलना। मतलब आप बैंक में एफडी कराओ, म्यूचुअल फंड या जहां आपको लगता है, लेकिन सेविंग करना जरूर शुरू कर देना शुरुआत से ही, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने पीछे रीजनिंग दी कि देखो कंपाउंडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाउंडिंग समझते हो ना आप, जब आप किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उस पैसे को ग्रो करने का मौका देते हो, वक्त देते हो, तो वो इतना ज्यादा कंपाउंड हो जाता है कि 30-40 साल के बाद आप खुद इमेजिन नहीं कर पाते कि वो कितना बड़ा अमाउंट बन चुका होता है। तो उन्होंने कहा देखो, ये कंपाउंडिंग जो होता है ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, 7 वंडर तो हमें पता है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेके आपको बहुत ज्यादा जो है प्रेरित किया, और आप भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए, आपको भी लगा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने डिसाइड कर दिया कि 80,000 रुपए की जो सैलरी हमें मिलेगी महीने की, इसमें से 20,000 रुपए महीने के मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब आप ना इन्वेस्टमेंट के लिए जब दिमाग में आपके थॉट आता है, तो स्टॉक मार्केट से आप घबराते हैं, आपको लगता है कि बड़ा रिस्क है। कुछ लोगों ने आपके दिमाग में ऐसी बातें फीड कर दी हैं कि वो तो कसिनो है, वहां तो लोग गैम्बलिंग के लिए ही जाते हैं, पक्का पक्का लोग बर्बाद ही होते हैं। तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके दिमाग में भी हैं। तो आप क्या करते हैं, आप हर महीने बैंक चले जाते हैं। मान लो आप मुंबई के निवासी हैं और आपके घर से कुछ दूरी पर एक बैंक है, और जब आप बैंक पहुंचते हैं तो बैंक को बोलते हैं, बैंक मेरे से ये 20,000 रुपये ले लो और मेरी एक एफडी बना दो। इस सिर्फ मसाला लगाने के लिए बोल रहा हूँ, आजकल बैंक कोई नहीं जाता, एफडी बनती है और टूट जाती है नेट बैंकिंग से, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल ऐसे आप बैंक जाते हो। अब मैंने कहा आप मुंबई के निवासी हो, और जो बैंक आप जाते हो वो बैंक का रास्ता ना दलाल स्ट्रीट से होते हुए जाता है। मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, वहां पर बीएससी का ऑफिस है, नहीं, दलाल स्ट्रीट से होते हुए ये बैंक जो है, दलाल स्ट्रीट की गलियों से होते हुए बैंक आता है। आप हर महीने जब महीना खत्म होता है, 80,000 आपके अकाउंट में आते हैं, 20,000 आप लेके बैंक के पास निकलते हो। अब क्योंकि गलियां वही हैं, जैसे ही आप यहां पहुंचते हो ना, तो हर महीने यहां से एक आवाज आती है, 20%, 20%, 20%। अब आपको एक बार तो लालच तो आता है, क्योंकि बैंक वाला जो है, मान लो एफडी का इंटरेस्ट रेट हालांकि ऊपर नीचे होता रहता है, पर मान लो ये आपको 8% दे रहे हैं। अब आपको लगता है यार ये दलाल स्ट्रीट से 20% की आवाज आ रही है, और बैंक को तो मैं 8% पे दे के आता हूं अपने पैसे। तो एक मन में लालच तो आता है, पर क्योंकि फिर वही पुराने थॉट, पैसा खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसलिए आप कान बंद करके फटाफट बैंक की तरफ निकल पड़ते हो, और बैंक के मैनेजर को, जो भी वहां पर एफडी बनाने वाला इंसान है, उसके हाथ में 20,000 थमाते हो। अब हर महीने ऐसा होता है, हर महीने आवाजें 20% की आती है, और एक सबकॉन्शियस माइंड में एक एक बात तो आती है कि यार क्यों ना ट्राई करके देखें, ठीक है, लेकिन स्टिल फिर प्रैक्टिकल हो जाते हो आप, फिर दबा देते हो उस बात को। लेकिन अब ना बुल रन चल रहा था, बुल रन समझते हो, जब स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से भागता है, और इस बार तो वो आवाजें इतनी तेज आ रही थी कि जैसे किसी ने लाउड स्पीकर लगा के बिल्कुल 20% चलाया हो। बल्कि 20 क्या, क्योंकि बुल रन है तो 30% भी बोला गया इस बार तो। अब आपने कहा जाके तो देखूंगा इस बार, अब मैं जाके देखूंगा। और मान लो बीएससी का ऑफिस जो है, मान लो 2nd फ्लोर पे, और आप जब ऊपर जाते हैं, अब वहां पे कंफ्यूजन शुरू आपकी, क्यों, क्योंकि अब कोई 20% की आवाज नहीं आ रही,
अब ऊपर तो बड़े सारे काउंटर लगे हुए हैं, टीसीएस का अलग काउंटर है, मारुति का अलग काउंटर है, एशियन पेंट्स का अलग काउंटर है, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के काउंटर लगे हुए हैं, और हर एक काउंटर से अलग अलग आवाज आ रही है। कोई 30% बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, इवन कोई -5 बोल रहा है। भाई नुकसान भी तो हो जाता है कभी कभी। अलग अलग काउंटर से अलग अलग आवाज आ रही है। आपने एक बंदे को बुला के पूछा, अरे भाई नीचे तो 20-30% की आवाज आ रही थी, ये ऊपर अलग अलग आवाजें क्यों आ रही है? कह रहे हैं भाई सुनो, देखो आपको पता होगा कि जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनीज का कलेक्शन है, जैसे निफ्टी 50 कंपनियों का है। तो नीचे जो आवाज आ रही थी ना, वो 30 कंपनियों की रिटर्न की एवरेज आवाज आ रही थी, और यहां पर तो 30 कंपनियां आपके सामने है, हालांकि स्टॉक मार्केट पे तो और भी कंपनी लिस्टेड है, तो यहां तो सब कंपनी का अलग अलग रिटर्न है। ये तो आप चूज करो कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मतलब कहने का यह है कि जब हम नीचे खड़े थे स्टॉक मार्केट के, तो वहां पर ना हमें एक एवरेज रिटर्न की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और जब हम एक्चुअली में वहां पे ऑफिस में खड़े हुए हैं, तो अलग अलग कंपनी के काउंटर्स लगे हुए हैं। भाई डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो उसमें सारी कंपनीज के रिटर्न दिख रहे, मतलब प्राइजेस दिख रहे होते हैं, तो यहां पर भी ऐसा कुछ है, हर एक का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो वो आवाजें अलग लगाने लगी। तो उस इंसान ने क्या बोला, भाई अब आपको डिसाइड करना है कि कहां लगाना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हालांकि बैंक भी फेल होते हैं, बैंक भी पूरी तरीके से रिस्क फ्री नहीं है, बट स्टिल हमारे इस एग्जाम्पल में मान लो कि बैंक जो है आरबीआई की गारंटी के साथ है, पूरा का पूरा जो यहाँ पे पैसा मिलना है हमारा, यह पैसा जो हमने एफडी में कराया है पूरा सेफ और सिक्योर है। ठीक है जी। ये जो 8% है, इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, हालांकि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। ठीक है, बैंक भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, बट स्टिल मैंने कहा हमारे एग्जांपल में हम इसे क्या मानेंगे, ये रिस्क फ्री रिटर्न है। और रिस्क फ्री रिटर्न को हम रिप्रेजेंट करेंगे आरएफ से। किससे? आरएफ। आर के नीचे एफ लगा देंगे, ये रिस्क फ्री रिटर्न का सिंबल है, राइट। और जो हमें बीएससी रिटर्न दे रही थी, बीएससी एज अ होल रिटर्न दे रही थी, कितना रिटर्न दे रही थी? 20%। अब बीएससी कह लो, एनएससी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, इसको हम बुलाएंगे दिस इज व्हाट आरएम, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। जो मार्केट का पोर्टफोलियो बना हुआ है, सेंसेक्स का बेसिकली 30 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो तो है, ठीक, ऐसे ही निफ्टी 50 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो तो है, ऐसे ही कई सारे इंडेक्स हैं। तो ये जो 20% का हमें जो पता लग रहा था कि ये मार्केट दे रही है, ये 20% एक एवरेज रिटर्न है मार्केट का। तो इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज व्हाट आरएम। ये क्या नाम है? आरएम। अब बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जब आप बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा क्योंकि हम उसे रिस्क फ्री एज्यूम कर रहे हैं, तो बैंक वाले हमें 8% का रिटर्न दे रहे थे बिना किसी रिस्क के। लेकिन हम जाने अनजाने खींचे चले गए मार्केट की तरफ, और वहां पर हम जो खींचे चले गए, वहां जो लालच हमको लेके गया, वो लालच 20% का नहीं था, एक्स्ट्रा 12% का था। भाई 8 तो बिना रिस्क लिए मिल रहा है। तो जब मैं मार्केट जा रहा हूं, तो लालच जो दिमाग में आया वो किसके लिए आया? एक्स्ट्रा 12 के लिए। वो क्या है? एक्स्ट्रा 12। जो ये एक्स्ट्रा 12 मार्केट दे रही है, इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। रिस्क लेने के लिए जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कितना हुआ? 5 और 20 और 8 का डिफरेंस। डिफरेंस कितना? 12%। ध्यान रखें, बिना रिस्क लिए ही मुझे 8 मिल रहा था, तो मार्केट जाने के पीछे जो इंसेंटिव है वो एक्स्ट्रा 12 कमाने का इंसेंटिव है, और जो मैं रिस्क ले रहा हूं वो मैं एक्स्ट्रा 12 के लिए ले रहा हूं। पूरे 20 के लिए तो मुझे रिस्क, मतलब मेरा रिस्क लेने का जो इंटेंशन है वो एक्स्ट्रा 12 लेने के लिए है। ये जो एक्स्ट्रा 12 मैं लेना चाहता हूं, इसके लिए रिस्क लेना पड़ रहा है, क्योंकि 8 के लिए तो कोई रिस्क नहीं है, एक्स्ट्रा 12 के लिए रिस्क है। तो हमने कहा ये जो होता है 12%, 12% बेसिकली कैसे आया? 12% आया आरएम माइनस आरएफ। कैसे आया? आरएम माइनस आरएफ। इसको हम कह रहे हैं, मैं सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने वो स्क्रीन दिखा दूंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल सुनने पे फोकस करो। ये आरएम माइनस आरएफ क्या है? दिस इज रिस्क प्रीमियम। इसको रिस्क प्रीमियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही मैं बैंक की एफडी से हटके मार्केट जाता हूं, स्टॉक मार्केट में जाता हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा 12 मिल रहा है, और वो एक्स्ट्रा 12 लेने के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ रहा है,
इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 12 है ये रिस्क लेने का रिवॉर्ड है, ये रिस्क लेने का रिवॉर्ड है। अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने कभी देखो, हम जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो हमारी जो कम से कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हैं, कम से कम एक्सपेक्टेशन मेरी है 8% की, कम से कम 8 तो चाहिए चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा तो वहां पर रिस्क भी लूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा चाहिए वो कितना है, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, ये सारा मिला के तो 20 ही हुआ। लेकिन मैंने इस 20 को, क्योंकि मुझे मार्केट 20 दे रही है, मैंने इस 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया, एक रिस्क फ्री कितना चाहिए, कम से कम 8, और फिर रिस्क लेने का रिवॉर्ड। उस 20 के अंदर जो टोटल 20 है उसके अंदर रिस्क लेने का रिवॉर्ड कितना है, 12, और 8 तो क्योंकि मुझे बिना रिस्क लिए भी मिल रहा था, तो जब मार्केट जाऊंगा तो मैं 8 तो कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा ही। मतलब ये कि जैसे ही मैं मार्केट जाता हूं तो मैं कम से कम 8% एक्सपेक्ट करता हूं, साथ में एक्स्ट्रा भी एक्सपेक्ट करता हूं, और वो एक्स्ट्रा कितना है, 12, जो कि रिस्क प्रीमियम है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बोलूंगा, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि अभी कम क्लैरिटी है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने एग्जाम्पल्स को और बढ़ाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, 100% से ज्यादा क्लैरिटी होगी। आई होप कि मैंने आपको पीछे भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अगर आपने सारी इवन ये फास्ट ट्रैक बैच की क्लासेस देखी है तो सब कुछ समझ में आया होगा, और ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ध्यान से प्लीज आप सुनते जाइएगा। अब देखो, जब हम मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो सारे शेयर्स ना इक्वली रिस्की नहीं होते हैं। कुछ शेयर्स ठीक ठाक रिस्की होते हैं, कुछ शेयर्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, कुछ शेयर्स बहुत कम भी रिस्की होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एशियन पेंट्स भी स्टॉक मार्केट में कंपनी है, शालीमार पेंट्स भी स्टॉक मार्केट में कंपनी है, लेकिन आप खुद बताइए रिस्क कम कहां पर होगा, एशियन पेंट्स में। नामी गिनामी नाम है, हर घर में जब पेंट होता है तो ज्यादातर एशियन पेंट्स ही दिखता है। शालीमार पेंट के बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी ना हो। जब हम मारुति की बात करते हैं, और या फिर जब हम से और किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करेंगे, तो मारुति का शायद परसेप्शन आपके दिमाग में ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि मारुति का मार्केट शेयर लगभग 50% का है। ठीक ऐसे ही ऐसी भी कंपनियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क था और आज वो कंपनियां कहीं भी स्टैंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल आरकॉम, जो आपको पता होगा रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, कभी 2008 में उसका शेयर प्राइस 800 से ऊपर हुआ करता था, आज 1 रुपये 30 पैसे है मात्र। वीडियोकॉन कितना बड़ा नाम कभी हुआ करता था, आज कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां पर आपको बहुत सी कंपनियां मिलेंगी जिसमें ज्यादा रिस्क, कम रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क और बहुत बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो बहुत ज्यादा रिस्की है तो आप मुझे बताइए, जो ये प्रीमियम फिलहाल 12% का है, क्या आप ये प्रीमियम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप हमेशा एक बात बोलते आए, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न, राइट। तो अगर आप मान लो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जैसे मैंने कहा एशियन पेंट्स और शालीमार पेंट। एशियन पेंट्स क्योंकि बहुत नामी गिनामी है, वो ऑलरेडी उसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो वहां रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ी सी नॉमिनल, थोड़ी सी नॉर्मल रखनी पड़ेगी। पर कोई ऐसा स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर आप सोच रहे हैं जो कि अभी फिलहाल इतना नहीं भागा है, तो वहां आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी। पर क्योंकि वो छोटा शेयर है, हो सकता है कॉम्पिटिटर का शिकार हो जाए। आप तो सोच रहे थे कि वो मल्टी बैगर होगा, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम रिटर्न देगा, पर वो तो आपकी कैपिटल भी खत्म कर गया। पॉसिबिलिटी है ना। तो अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले जो मार्केट है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, हम कहते हैं कि उसका रिस्क जो है वो 1 है। क्या बोलते हैं? उसका रिस्क 1 है। और जो ये रिस्क है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से जिसका नाम है बीटा। जिसका नाम क्या है? बीटा। अभी बीटा क्या क्या बताता है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए मान लो रिस्क बताता है। क्या बताता है? रिस्क बताता है। अभी हम सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करेंगे।
बट फिलहाल के लिए आप ये समझो बीटा मतलब रिस्क। हम जब बोलते हैं सेंसेक्स का रिस्क कितना है, निफ्टी का रिस्क कितना है, तो हम बोलेंगे उसका रिस्क 1 है। क्या बोलेंगे? 1 है। अगर मान लीजिए आप ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका बीटा 2 है, जिसका बीटा 2 है, मार्केट का बीटा कितना है? 1, पर आपने ऐसे शेयर में पैसा लगाया जिसका बीटा 2 है, मतलब ऐसा शेयर है जो मार्केट से भी ज्यादा रिस्की है, तो आपका जो प्रीमियम जो आपको चाहिए होगा वो नॉर्मल से ज्यादा चाहिए होगा। मतलब ये, अब ध्यान से प्लीज सुनना, आपको 8% तो चाहिए, पर आपको रिस्क प्रीमियम इस बार 12 नहीं चाहिए। आप कह रहे हो आपने ऐसे शेयर में पैसा लगाया है जो मार्केट से दुगना रिस्की है, तो आपको प्रीमियम भी दुगना ही चाहिए, मतलब 12 इंटू 2 24% चाहिए। टोटल रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस आपकी कितनी है? 32% की है। ठीक है, ऐसे ही फिर से सोचते हैं, अब किसी और शेयर में सोचते हो आप लगाने का, वहां पर कम से कम रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है भाई? रिस्क फ्री तो कम से कम चाहिए, साथ में रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। लेकिन रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने रिस्की शेयर में पैसा लगाया है। मान लो इस बार आपने ऐसे शेयर में पैसा लगाया जिसका बीटा 1 है, मतलब मार्केट का बीटा भी 1 होता है, सेंसेक्स और निफ्टी का बीटा भी 1 है, पर जिस इंडिविजुअल शेयर में आपने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल रिलायंस में, उसका बीटा भी मान लो 1 ही निकला, तो आपकी रिलायंस से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितनी रहेगी? क्योंकि इसका रिस्क बिल्कुल मार्केट जितना है, तो आपको भी रिटर्न मार्केट जितना ही चाहिए। मतलब यह कि आपकी अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 8 और मार्केट का प्रीमियम कितना है? 12, आपको भी 12, मतलब आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मार्केट जितनी होगी। अब ध्यान से और सुना, मान लो इस बार आप ऐसे शेयर में पैसा लगा रहे हो जिसका बीटा 0.5 है, और अगर बीटा 0.5 है, क्योंकि इस बार मार्केट का बीटा 1 होता है, आप मार्केट से भी कम रिस्क ले रहे हो, तो आपको प्रीमियम भी इस बार कम मिलेगा। आप मार्केट से हाफ रिस्क ले रहे हो, तो आपको प्रीमियम भी हाफ मिलेगा, मतलब 8 प्लस 12 इंटू 0.5 6, मतलब 14% का रिटर्न मिलेगा। क्या सर ऐसे भी शेयर होते हैं जो मार्केट से भी कम रिस्की होते हैं? हाँ, बहुत से शेयर हैं। कई सरकारी शेयर्स में बात करूं, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी है या फिर ओएनजीसी है, ऐसी बहुत सी और भी कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस इतना मूव नहीं होता, इतना वॉलेटाइल नहीं है, तो उनका बीटा आपको जनरली 1 से कम मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल पीछे देखा आपने, अदानी में बहुत वॉलेटिलिटी थी, जब से वो रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप्स के शेयर्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो उनका बीटा पक्का 1 से ज्यादा होगा। अब बीटा का क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनना, हम कहते हैं मार्केट का बीटा 1 है, तो मतलब क्या है? अगर हम किसी ऐसे शेयर में पैसा लगाएं जिसका बीटा 1 हो, तो इसका मतलब मार्केट अगर 1% से ऊपर जाएगा तो हमारा भी शेयर 1% से ऊपर जाएगा, मार्केट अगर 2% से ऊपर जाएगी हमारा भी शेयर 2% से ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट की मूवमेंट और हमारे शेयर की मूवमेंट सेम सेम होगी। अगर मान लो किसी शेयर का बीटा 2 है, तो उसका मतलब हमारा शेयर जो है वो मार्केट से डबल रिस्की है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी 1% से ऊपर आता है, तो हमारा शेयर 2% से ऊपर आता है। अगर शेयर 2%, मार्केट अगर 2% से ऊपर आती है, सेंसेक्स में 2% का इंक्रीज है, तो हमारे शेयर में कितने का इंक्रीज होगा? हमारे शेयर में 4% का इंक्रीज होगा। मतलब जितना मार्केट में चेंजेस हैं, हमारे शेयर में ट्वाइस चेंज आएगा, अगर बीटा कितना है? 2 है। अगर बीटा हाफ है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% से मूव करेगी तो हमारा शेयर 0.5% से मूव करेगा। मार्केट में 1% का अप, मेरे शेयर में 0.5% का अप। मार्केट में 2% का अप, मेरे शेयर में 1% का अप, क्योंकि मैंने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है जो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, जिसका बीटा 0.5 है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या सर हर एक शेयर का बीटा होता है? हाँ जी, हर एक शेयर का बीटा होता है। अगर आप किसी भी मनी कंट्रोल साइट वगैरह पर जाके देखेंगे तो आपको वहां पर हर एक शेयर का बीटा दिखेगा। हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा होता है। बीटा क्या सर कंप्यूट भी हो सकता है? हाँ जी, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। बीटा का कंप्यूटेशन हम सीखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में, वहां पर बीटा का डिस्कशन वहां पर आता है, वहां उसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। फिलहाल इस चैप्टर के पर्पस के लिए बीटा की वैल्यू आपको हमेशा दे रखी होगी। तो अब मैं एक बार फाइनली कंक्लूड करता हूं आपके साथ। अब ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनना। हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी मिनिमम रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कितनी होगी? रिस्क फ्री जितनी।
मतलब 8% तो चाहिए ही चाहिए। फिर हम कहते हैं क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। मार्केट हमको 20% का रिटर्न दे रही है, रिस्क फ्री 8% का देता, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मार्केट जाके 12, तो हमारा लालच जो है वो 12 का है। तो रिस्क जो हम ले रहे हैं वो पूरे 20 के लिए नहीं ले रहे हैं, रिस्क हम किसके लिए ले रहे हैं, एक्स्ट्रा 12 के लिए ले रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा 12 है, क्या ये आपको एक्स्ट्रा 12 ही मिलेगा या ज्यादा या कम मिलेगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने रिस्क मार्केट से ज्यादा लिया है कि मार्केट से कम लिया है। अगर हम एक ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दें जिसका बीटा 1 है, मतलब आर एम माइनस आर एफ को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा से, तो हमें 8% प्लस बीटा 1 ही है। 1 बीटा होने का मतलब जितना प्रीमियम मार्केट दे रही है हमारा शेयर भी उतना ही प्रीमियम देगा। मतलब मार्केट 12% का प्रीमियम दे रही है तो हमारा शेयर भी 12% का ही प्रीमियम देगा। टोटल कितना मिलेगा, 20%। अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका बीटा 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस बार प्रीमियम भी ट्वाइस चाहिए। मतलब प्रीमियम हमें कितना चाहिए, ट्वाइस चाहिए, 24% हमारा प्रीमियम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 32%। और अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका बीटा हाफ है, तो हम कहेंगे 8% प्लस 0.5, 20 माइनस 8, 8%, 12 इंटू 0.5 होता है 6% का, और ये हमारा हो जाएगा 14%। आती है बात समझ में? अब आप जरा सोचो, किसी रिस्क फ्री एसेट का, किसी रिस्क फ्री एसेट का क्या कोई रिस्क है? नहीं है। इसका मतलब अगर मैं किसी रिस्क फ्री एसेट की बात करूंगा, जानते हो उसका बीटा होगा ही नहीं, क्योंकि वहां रिस्क नहीं है। क्योंकि वहां रिस्क नहीं है तो इसलिए वहां पे रिस्क प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। तो 8% प्लस 0 रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क फ्री एसेट का क्योंकि रिस्क प्रीमियम होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे बीटा 0 होगा, इसलिए रिस्क प्रीमियम भी 0 हो जाएगा। तो वहां पर जनरली आप देखोगे, ऑफ कोर्स बीटा रिस्क फ्री एसेट का होता ही नहीं है, बीटा रिस्क फ्री एसेट का 0 होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको काफी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बातें बोली हैं। तो केई कंप्यूट करने का फिलहाल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो बताया आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। बीटा हर एक शेयर का होता है, बीटा हर एक सिक्योरिटी का होता है। तो जिस भी शेयर का हमें केई निकालने के लिए बोलेगा, उस शेयर का पक्का कुछ ना कुछ बीटा भी होगा। फिर हमें मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट का जो पोर्टफोलियो बना हुआ है वो कौन सा है, सेंसेक्स है या निफ्टी है, ये पोर्टफोलियो वर्ड को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में। आइए एक बार हम रीड कर लेते हैं जो जो हमने लिखा है। देखिए, हमने सबसे पहले लिखा कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू आर एफ। हमें मिनिमम रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए और साथ में रिस्क प्रीमियम चाहिए। आर एम माइनस आर एफ क्या होता है, रिस्क प्रीमियम। लेकिन रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमने जिस शेयर में लगाया है उस शेयर का बीटा कितना है, मतलब रिस्क कितना है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बीटा से। ये जो बीटा का साइन है ना, बेसिकली ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक लेटर है। तो ये जो ये बी नहीं है, ध्यान रखना, बीटा जो स्टार्ट होता है वो बी से नहीं, ये एक ग्रीक लेटर है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी की थोड़ी सी टांग खींच देनी है आपने ऐसे, ठीक है, तो बीटा का साइन बन जाता है। तो आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ, एंड आर एफ माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ इज नथिंग बट रिस्क प्रीमियम। फिर मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो रिटर्न दिमाग में आएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट आता है। तो अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ये फॉर्मूला हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये क्या देगा, कॉस्ट देगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी देगा। आर एफ का मतलब आप समझते ही हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा आपको बता दिया। आर एम मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और मार्केट का पोर्टफोलियो मैंने जैसा अभी बताया कि सेंसेक्स, सेंसेक्स के पोर्टफोलियो में 30 शेयर्स हैं और निफ्टी के पोर्टफोलियो में 50 शेयर्स हैं। आर एम माइनस आर एफ को हमने रिस्क प्रीमियम का नाम दिया, या फिर हम कह सकते हैं मार्केट का रिस्क प्रीमियम है। जो मार्केट रिटर्न दे रही है वो एक्स्ट्रा कितना दे रही है, 12% हमारे उस एग्जाम्पल में। फिर हमने कहा हाइयर द बीटा हाइयर द सिस्टमैटिक रिस्क। ये सिस्टमैटिक रिस्क अभी फिलहाल आपको नहीं पता, सिस्टमैटिक रिस्क मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए यही समझे, बीटा मतलब रिस्क, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमने कहा भाई देखो, सेंसेक्स या निफ्टी का बीटा हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। और अगर हमने ऐसे शेयर में पैसा लगाया है जिसका बीटा भी 1 ही है,
क्योंकि सेंसेक्स का बीटा 1 होता है और हमने भी ऐसे ही शेयर में पैसा लगाया है, उसका बीटा भी 1 ही है, तो फिर हम बोलेंगे कि उस सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क के बराबर है। अगर सेंसेक्स 1% से बढ़ेगी तो हमारा वो शेयर भी 1% से बढ़ेगा। मैंने कहा मान लीजिए रिलायंस का बीटा 1 ही है, तो अगर सेंसेक्स 1% से बढ़ा है तो रिलायंस का शेयर भी 1% से बढ़ेगा, सेंसेक्स 2% से बढ़ा है तो रिलायंस का शेयर भी 2% से बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज मोर देन द मार्केट रिस्क, वहां मूवमेंट मार्केट से भी ज्यादा आएगी। अदानी ग्रुप जो है अभी हाल फिलहाल का एक बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि अगर हम कुछ स्मॉल कैप्स या मिड कैप शेयर देखेंगे तो वहां पर भी आपको काफी शेयरों का बीटा 1 से ज्यादा मिलेगा। फिर हम कहते हैं कि बीटा अगर 1 से कम है, इसका मतलब ये कि रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज लेस देन मार्केट रिस्क, और ऑफ कोर्स किसी रिस्क फ्री एसेट का बीटा जो है वो तो 0 ही होता है, क्योंकि वहां रिस्क ही नहीं है तो बीटा काहे का नहीं। तो अब मैं ना कुछ आपको सेकंड दे रहा हूं, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए ये बातों को। अभी मुझे कुछ बातें और एक्सप्लेन करनी है, वो मैं अभी करूंगा ठीक इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। एक बार आप ये देखिए, ये अदानी एंटरप्राइजेस का डेटा है और अदानी एंटरप्राइजेस का आप देखोगे ना, ये देखो ये रहा बीटा, ये ब्लू कलर से जो ये देखो हाईलाइट किया है मैंने, ये बीटा ये रहा। कितना बीटा दिख रहा है आपको? 1.83 का बीटा है, 1.83 का बीटा है, 1 से ज्यादा है। और ठीक ऐसे ही आप अगर एक सरकारी कंपनी है एनटीपीसी, एनटीपीसी का अगर आप बीटा देखते हो तो बीटा उसका कितना है? 0.53 बीटा है इसका। इसका बीटा कितना है? 0.53 है। देखिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया था, उसी एग्जाम्पल को ना मैंने यहाँ पर अब फॉर्मली आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, जिसकी मदद से अब हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए केस ए में ना हमने ऐसी सिक्योरिटी की बात करी जिसका बीटा 1 है। बीटा 1 मतलब हमने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है जो बिल्कुल मार्केट जितना ही रिस्की है, तो रिटर्न भी हमें मार्केट जितना ही मिलेगा। इसका मतलब मार्केट का रिटर्न 20% था, तो हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न भी कितना है? 20% ही है। तो बीटा अगर 1 होता है तो उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न बोल लो या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बोल लो, अगर बीटा 1 होता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो मार्केट रिटर्न जितना ही होता है। मतलब हम शेयर से उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितना कि मार्केट रिटर्न दे रही होती है। केस बी में अगर आप चेक करें तो हमने बीटा लिया है 1 से ज्यादा, मतलब 2 लिया है। 1 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, 1.5, 2.5, 1.2 कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने 2 ले लिया। अगर बीटा हमारा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब हमने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है जो मार्केट से भी ज्यादा रिस्की है, तो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस भी ऑटोमेटिकली मार्केट से ज्यादा होंगी। इसलिए मार्केट यहां 20 दे रही है पर हमारी जो सिक्योरिटी है वो कितना दे रही है? वो 32 दे रही है। इसका मतलब ऐसे शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर हमारी रिटर्न की एक्सपेक्ट या जहां पर हमारा रिस्क ज्यादा है, मार्केट से ज्यादा रिस्क है, तो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी मार्केट से ज्यादा हो जाएंगी। हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने का है? एक्सपेक्टेड रिटर्न 32% का है, जबकि मार्केट कितना दे रही है? मार्केट मात्र 20% दे रही है। हम ज्यादा रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं। और अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मार्केट से भी कम रिस्की है, तो उस केस में हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स मार्केट से कम हो जाएगी। तभी आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारा रिटर्न 14% का एक्सपेक्टेड है, जबकि मार्केट 20% का देती है। तो ऐसे केस में हमारा जो रिटर्न है वो मार्केट से भी कम हो जाएगा, मतलब हम वहां पर मार्केट से भी कम एक्सपेक्ट करेंगे। इसको अगर आपको पॉज करके नोट करना हो कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं सीएपीएम मॉडल पर। जो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो दिसंबर 2020 में आया सीएपीएम मॉडल पर। अब देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने। एएनटी कॉर्पोरेशन कॉमन स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ 1.5। कह रहा कोई कंपनी है जिसका बीटा 1.5 है, रिस्क फ्री रेट 8% का दे रखा है और मार्केट का रिटर्न जो है 12% का है, मतलब सेंसेक्स का रिटर्न जो है वो 12% का है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगी है यूजिंग सीएपीएम। अगर ये वर्ड यूजिंग सीएपीएम नहीं भी लगता तब भी हमें जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे सीएपीएम ही निकल सकता है, सीएपीएम मॉडल ही यूज हो सकता है।
भाई इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल थोड़ी लगा दोगे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए क्या चाहिए होता है, D1 P0 ग्रोथ रेट ये सब चाहिए होता है। जब रिस्क फ्री रेट की इंफॉर्मेशन हो, बीटा की इंफॉर्मेशन हो, तो इंप्लाइड है कि CAPM मॉडल ही लगेगा। और CAPM मॉडल का फॉर्मूला हमने देखा, RF में प्लस कर देते हैं बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। व्हाट इज रिस्क फ्री रेट 8%, व्हाट इज बीटा 1.5, व्हाट इज RM 12 माइनस 8, तो 8% प्लस 1.5 इंटू 4, मेरे ख्याल से 1.5 इंटू 4 करोगे तो 6% आएगा, टोटल विल बी 14%। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए आप भी। तो 14% का मतलब हो गया ए इज द आंसर। ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी भी है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगी है फिर से यहाँ पर। तो हम अब फॉर्मूला ना लिख के सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। RF कितना है, 10% है, बीटा 0.5 है, मार्केट रिटर्न जो है वो 18% का है, माइनस 10%, तो 10% हो गया हमारा ये, प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा 10% प्लस 4%, 14%। दैट मीन्स बी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर मतलब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बिल्कुल लास्ट में एक सैंपल पेपर दिया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और अब कुछ आ भी जाएंगे ऑफ कोर्स, तो इसकी भी इसलिए आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। पर वही सब कुछ है, बीटा इस बार 1.4 दे रखा है तो कुछ हमें अलग थोड़ी करना है। तो KE का फॉर्मूला वही सेम है, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। व्हाट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9%, व्हाट इज बीटा 1.4, अब देखिए बीटा दे रखा है 1.4 का, और मल्टीप्लाइड बाय RM हमें दे रखा है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इन द मार्केट। मार्केट का रिटर्न है ना, कितना है 16 माइनस 9, तो 9% प्लस 1.4 इंटू 7 है ना, 1.4 इंटू 7 हो जाएगा, 1.4 इंटू 7 9.8 हो जाएगा, तो 9% प्लस 9.8% ये हो जाएगा 18.8%, मतलब ए विल बी दी फाइनल आंसर। अगला MCQ मैं डिस्कस करूं उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात आपसे पूछूंगा। आपने अगर कभी क्रिकेट का शौक रखा है, कभी क्रिकेट आपने देखा है, तो पहले जब वीरेंद्र सहवाग खेलता था तो उसके लिए बोला जाता था बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा लेता था, बड़े बड़े के छक्के मारने की कोशिश करता था, चौके मारने की कोशिश करता था, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक वैसे ही जब हम राहुल द्रविड़ की बात करते थे तो राहुल द्रविड़ एक ऐसे बैट्समैन बोलते थे उसके बारे में कि बड़ा डिफेंसिव प्लेयर है। मतलब एग्रेसिव का मतलब है रिस्क ज्यादा लेना, डिफेंसिव का मतलब रिस्क कम लेना। ठीक है, अब यही बात शेयर्स की कर देते हैं। अगर हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जितना रिस्क मार्केट ले रही है हम उससे भी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो हम बोलेंगे ऐसे शेयर्स ना एग्रेसिव शेयर्स होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स है हमारी। ऐसे शेयर्स में जितना इंक्रीज मार्केट में आएगा उससे ज्यादा इंक्रीज इन शेयर्स में आएगा। और सिर्फ इंक्रीज तक बात नहीं, डिक्रीज अगर 1% से 1% का है अगर सेंसेक्स में, तो ऐसे शेयर्स में डिक्रीज भी 1% ज्यादा आएगा। मतलब जो मूवमेंट होती है वो मार्केट से ज्यादा होती है। लेकिन ठीक तरह इसी तरीके से अगर हम ऐसे शेयर्स की बात करें जिनका बीटा 1 से कम है, तो वहां पे हमने मार्केट से भी कम रिस्क लिया है। ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं वो डिफेंसिव शेयर्स हैं। कौन से शेयर्स हैं? डिफेंसिव। तो इस छोटी सी बात पे ना दिसंबर 2019 में एक MCQ आ गया और इसमें क्या बोला गया, एन इक्विटी शेयर विद बीटा, कह रहा ऐसा शेयर जिसका बीटा ग्रेटर देन यूनिटी है। यूनिटी का मतलब 1 होता है, मतलब ऐसा शेयर जिसका बीटा ग्रेटर देन 1 है। पहली बात,
वो शेयर तो एग्रेसिव होगा। मतलब या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, क्योंकि ए और सी में तो उसने डिफेंसिव वर्ड यूज कर दिया। बट स्टिल आओ पढ़ देते हैं सारे लाइनें जो लिखी हैं। कह रहा है ये एक ऐसा शेयर है जो कि डिफेंसिव स्टॉक है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोर देन मार्केट इंक्रीज, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोर देन मार्केट इंक्रीज। बी में भी यही लाइन लिखी है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोर देन मार्केट इंक्रीज। ये बात तो ठीक है ऐसे शेयरों के लिए कि अगर बीटा 1 से ज्यादा है, दैट मींस वो जो बढ़ेंगे तो मार्केट से ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये बात हमने देख भी ली। ए और बी में दोनों में ये सेंटेंस सेम लिखा हुआ है, पर ये सेंटेंस ना डिफेंसिव स्टॉक के साथ नहीं जाता। ये सेंटेंस किसको शोभा देता है? एग्रेसिव स्टॉक को। बीटा 1 से ज्यादा होने का मतलब यह है मार्केट अगर 1% से बढ़ेगी तो हमारा शेयर 1% से ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कौन सा स्टॉक है? ये एग्रेसिव स्टॉक है। इसका सही आंसर बी होगा। जो सी और डी ऑप्शन है उसमें आप खुद ही देख लो क्या बोलता है। कह रहा है बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोर देन मार्केट डिक्रीज। ऐसा थोड़ी होता है। बीटा 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि अगर मार्केट भी 1% से बढ़ेगी तो हमारा शेयर भी 1% से बढ़ेगा। मार्केट अगर 1% से गिरेगी तो हमारा शेयर भी 1% से ज्यादा गिरेगा। मतलब मूवमेंट सेम साइड पर होती है। वाह, और इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा बी। देखिए अगला जो डिस्कशन मुझे करना है आपके साथ वो है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क पर, और इसका सीएपीएम के साथ क्या कनेक्शन है वो भी मैं भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ना मुझे एक टर्म डिस्कस करनी है आपके साथ जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। ये जो डाइवर्सिफिकेशन टर्म है इस पर हम और अच्छे से बात करेंगे जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। बट फिलहाल यहां पर क्योंकि उसका यूज है तो पहले मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन को अगर आप समझना चाहें तो आप कुछ पहले बेसिक अगर एग्जांपल दूं रोजमर्रा की जिंदगी का। मान लीजिए आप जब कहीं बाहर निकलते हैं तो आप एक वॉलेट लेके निकलते हैं और आपने उस वॉलेट में अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अपना मेंबरशिप कार्ड, मान लो सीएस आप क्वालिफाई कर गए तो मेंबरशिप कार्ड, हर तरह के कार्ड अपने अपने वॉलेट में रखे हुए हैं। और भगवान ना करे अगर वो वॉलेट कल को चोरी हो गया तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? भाई वो चोर बस पैसे भले ही ना दे मेरे, कम से कम वो सारे कार्ड मुझे लौटा दे। क्योंकि वापस से पैन रीअप्लाई करना, आधार रीअप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड को पहले ब्लॉक करवाना और वापस से इश्यू करवाना बहुत बड़ा सरदर्दी वाला काम है। मतलब आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? उस इंसान ने पैसे के लिए मेरा वॉलेट चोरी किया, पैसे भले ही रख ले बट कम से कम मेरे कार्ड किसी तरीके से मुझे वापस मिल जाए ना, यही दिमाग में थॉट आएगा। लेकिन सपोज आपने थोड़ा सा पहले से ही समझदारी से काम लिया होता, भाई अपना फॉर एग्जाम्पल आधार, पैन कार्ड सारे आपको अपने वॉलेट में रखने की क्या जरूरत थी? आप सिर्फ वॉलेट में वही कार्ड रखिए ना जो ज्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेट्रो से आते जाते हैं तो मेट्रो कार्ड रखिए। आपका डेबिट कार्ड का यूज होता है सिर्फ एक वो रखो। उसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड रखने की क्या जरूरत थी? वो अपना घर पे रखते, क्यों रखता हूं उसको उसमें? कहने का मतलब अगर हमने पहले से ही सारी चीजें एक ही जगह पे ना रखी होती, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे रखी होती, मान लो लेके भी जानी है सारी तो कुछ बैग में रखी, कुछ जेब में रखी, कुछ वॉलेट में रखी, तो एटलीस्ट वॉलेट चोरी होता तो सब कुछ तो ना जाता। ठीक है, ऐसा ही अब कंपनीज के शेयर के केस में देख लो। अगर मान लो मैंने अपना सारा पैसा किसी ऐसे शेयर में लगा दिया जो बाद में सत्यम जैसा निकला, जेट एयरवेज जैसा निकला, किंगफिशर जैसा निकला या फिर और कोई भी कंपनी जिसने इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद किया हो वैसा निकला, तो पूरा का पूरा पैसा लुट जाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के पंडित क्या बोलते हैं कि सारा पैसा कभी भी एक ही कंपनी में मत लगाओ। आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ कंपनीज रखो, डाइवर्सिफाई करो। कुछ ऑटो सेक्टर के शेयर्स में लगाओ, कुछ आईटी में लगाओ, कुछ मेटल में लगाओ, कुछ आप बैंकिंग सेक्टर्स में लगाओ। मतलब आपने अपने शेयर्स को जो है डाइवर्सिफाई कर दिया, पोर्टफोलियो बढ़िया बना दिया, सारे पैसे एक ही जगह पे नहीं लगाए। तो पहले तो समझे डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि हमने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया, अपने पोर्टफोलियो में हर सेक्टर से कुछ बढ़िया चुनिंदा शेयर रखे। अगर मुझे मान लो एक सेक्टर बहुत पसंद है, मान लो आईटी सेक्टर पसंद है, तो सारा पैसा सत्यम में क्यों लगाया? कुछ पैसा टीसीएस में भी लगा लेते, कुछ पैसा विप्रो में भी लगा लेते, इन्फोसिस भी थी, सारा एक ही जगह लगाने की क्या जरूरत थी? माना सत्यम का जब नाम था तो उसके लिए बोला जाता था कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको बोलते थे डार्लिंग ऑफ एवरी इन्वेस्टर।
मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करता हो और उसके पोर्टफोलियो में सत्यम ना हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम बोली जाती थी उस केस में, उस जमाने में। लेकिन देख लो क्या हो गया। इसलिए जितनी ही आपको कंपनी बढ़िया क्यों नहीं लग रही हो, आप अपने सारे पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें, ये डाइवर्सिफिकेशन बोलता है। ठीक, अब आते हैं इन दो रिस्क पर। हम जब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बोलते हैं तो दो तरह के रिस्क बोलते हैं, एक सिस्टमैटिक और दूसरा अनसिस्टमैटिक। ऐसा रिस्क जो पूरे सिस्टम को ही हिला के रख दे, ऐसे रिस्क को हम बोल देते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और हमारी अगर मैं अपने इंडियन इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क था। डीमोनेटाइजेशन ने बहुत, जब वो हुआ, डिसीजन आया, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बोल्ड डिसीजन था, उससे हमारी स्टॉक मार्केट पे बहुत असर पड़ा। फिर हम अगर देखते हैं तो इकोनॉमिक रिसेशन 2008 की मंदी, जब बड़े सारे बैंक्स फेल हुए, तो ये बहुत बड़ा हमारे सिस्टम का, मतलब बहुत बड़ा ये एक इवेंट था। सरकार अगर मान लो इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़खानी करती है, मतलब आरबीआई रेपो रेट वगैरह बढ़ाती घटाती है, तो वो एक सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई टैक्स में रिफॉर्म्स किए, जब जीएसटी आया तब कॉर्पोरेट्स को शुरुआत में काफी दिक्कत हुई, क्योंकि सबकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी। और ये वो सारे इवेंट हैं जो पूरे सेंसेक्स को हिलाएंगे, पूरे निफ्टी को हिलाएंगे। मतलब अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है तो वो सेंसेक्स के सारे शेयर्स पर अपना असर छोड़ेगा। अगर ऐसा कोई बड़ा इवेंट आता है तो सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो ऊपर नीचे होंगे। अगर वो फेवरेबल है तो सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे, अगर वो अनफेवरेबल है तो सारे शेयर्स नीचे आएंगे। आप कह सकते हो कोविड जो भी पीछे हमने देखा, वो भी एक सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जाम्पल था, और हर एक कंपनी चपेट में आई, हर एक कंपनी का शेयर दाम गिरा। पर जब भी कोई ऐसा फैक्टर होता है जो यहां पे लिखे हैं, रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स मतलब डीमोनेटाइजेशन आना, जीएसटी का आना, या कल को बेनामी कानून में और सख्ती कर देना, नहीं, तो ये सब क्या है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सिस्टमैटिक रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं। आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पता ही नहीं है कि सरकार कितने दिन तक रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष आके सरकार को ही पलट देगा, नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब पीछे अफगानिस्तान में तालिबान का जब वो हुआ था तो वहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। तो उस केस में क्या होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पता ही नहीं है कि जब अब नई सरकार जो आएगी वो रिफॉर्म्स किस तरीके से करेगी, क्या वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करेगी कि नहीं करेगी, तो ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है। नेचुरल डिजास्टर अगर कोई आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, सुनामी, अर्थक्वेक, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है स्टॉक मार्केट पे असर डालेगी। मतलब ऐसा कोई फैक्टर जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को ही अपनी चपेट में ले जाए, तो हम बोलते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क है, सिस्टम का रिस्क है। जब ऐसा कुछ फैक्टर होता है, ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां एक साथ अफेक्ट करेंगी। अब आप जरा देखो यहां पर, सिस्टमैटिक रिस्क ही बेसिकली बीटा मेजर करता है। मतलब ये कि मैं अभी अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बोलूंगा, बट फिलहाल जो हम पीछे बीटा बीटा कर रहे थे, सिस्टमैटिक रिस्क ही बीटा मेजर करता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं जिसका बीटा 2 है, तो ऐसा अगर कुछ फैक्टर हो गया, गवर्नमेंट का कोई रिफॉर्म आया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो जितना असर वो सेंसेक्स पे डालेगी, हमारी कंपनी में असर ज्यादा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा बीटा ज्यादा है। तो जो हम बीटा बीटा कर रहे थे वो बेसिकली रिस्क था, लेकिन कौन सा रिस्क था? सिस्टमैटिक रिस्क था। सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बोला जाता है ये एक मैक्रो फैक्टर का रिस्क है। इन्फ्लेशन आना, महंगाई बढ़ना, इंटरेस्ट रेट में बढ़ना घटना, ये सब मैक्रो लेवल के रिस्क है, माइक्रो लेवल पे नहीं है। किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए जीएसटी नहीं आया, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ, ये आया पूरे देश भर के लिए आया। अगर कल को इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव आता है, या कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में बदलाव आते हैं, या फिर जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या सीडीटी पढ़ते हैं, मान लो वो वापस से आ जाता है या वो एबॉलिश होता है, ये सब ऐसे कारण हैं जो सारी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे एप्लीकेबल नहीं है, किसी एक कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए ऐसा रिस्क जो मैक्रो लेवल पर है, ऐसे रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। मतलब ये सारे मैक्रो लेवल्स के एग्जांपल हैं। अब जरा सोचें, कोविड आया सपोज, ठीक है, अब कोविड आया, आपने चाहे टीसीएस में लगाया हो या इन्फोसिस में लगाया हो,
कोविड के आने से शेयर तो दोनों ही गिरेंगे। नहीं, मतलब ये कि आप इस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आप सोचें कि एक शेयर से निकल के दूसरे शेयर में चले जाऊं और बच जाऊं, इस रिस्क से नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये रिस्क ही ऐसा है। मान लो किसी कंट्री में वॉर छिड़ जाए, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर, तो रशिया की तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट तहस नहस हो गई होगी। सोचो क्यों, इकोनॉमी का तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। तो अब आप रशिया की कोई भी कंपनी हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं कंपनी हो, जितनी नामी गिरामी कंपनी हो, आप अगर एक शेयर से दूसरे शेयर में जाओगे तो सारे ही तो अफेक्ट हो रहे हैं। अगर सिस्टमैटिक रिस्क जैसा कोई रिस्क आ गया है, आप किसी भी शेयर में पैसा लगा लो, आपको ये तो समझ लो कि अफेक्ट तो होगे। अब डिपेंड करता है कि ज्यादा अफेक्ट होगी कम अफेक्ट होगी, ये बीटा पे डिपेंड करता है। मतलब आपने कम रिस्क की शेयर में लगाया है या ज्यादा रिस्क की शेयर में लगाया है। अगर ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो ऐसी कंपनियां जो पेंट बनाती हैं, जो ऑयल यूज करती हैं, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, ऑयल के भाव अगर बढ़ेंगे, एशियन पेंट पे कम असर पड़ेगा, शालीमार पेंट पे ज्यादा असर पड़ेगा। आप समझ पा रहे, क्योंकि शालीमार पेंट का बीटा ऑफ कोर्स एशियन पेंट के बीटा से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो समझे कि सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली वो रिस्क है जो पूरे सेंसेक्स को, पूरे निफ्टी को अपने चपेट में ले ले। हर एक कंपनी उससे प्रभावित होगी, बस ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी की वल्नरेबिलिटीज कितनी है, उस कंपनी के साथ जो अनसर्टेनिटीज कितनी जुड़ी हैं, मतलब उसका बीटा ज्यादा है कि कम है, उसके हिसाब से उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस कंपनी का बीटा बहुत ज्यादा है तो ये फैक्टर उस कंपनी पे बहुत ज्यादा असर डाल देंगे, और अगर उस कंपनी का बीटा कम है तो ये असर कम डालेंगे, पर असर जरूर डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि असर तो पड़ेगा, अब कम पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा ये आपके बीटा पे डिपेंड करता है। तो पहले तो ये दिमाग में डालो, जो हमने अभी सीएपीएम मॉडल पढ़ा और वहां जो हम बीटा बीटा बोल रहे थे, वो टोटल रिस्क नहीं मेजर कर रहा था, वो सिर्फ जो दो तरह के रिस्क हैं उसमें से एक ही रिस्क मेजर कर रहा था। और कौन से वाला? सिस्टम का रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में और बातें जो देखी, पहले तो ये अनकंट्रोलेबल है। हमने कहा ये हमारे तो कंट्रोल में है ही नहीं ना, आप और हम तो इस रिस्क को रोक ही नहीं सकते। मोदी जी ने आके बोला कि आज से पुराने नोट बंद, तो बंद। नहीं, हम आप लोग क्या कर सकते हैं? आज अगर आरबीआई के गवर्नर कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, बढ़ गई, अब तुमने अगर उधारी ले रखी है तो अब आपका इंटरेस्ट का जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, तो आपके प्रॉफिट कम होंगे, तो आपके शेयर प्राइस पे असर पड़ेगा। भाई कंपनियां उधार लेके तो काम करती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो प्राइस भी अफेक्ट होगा। नहीं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैक्रो लेवल के, मतलब कोई एक इंडिविजुअल के लिए नहीं आए हैं, पूरे मैक्रो, पूरी इकोनॉमी के लिए है। और ये रिस्क कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा। मतलब आप सोचें कि अगर आईटी सेक्टर को कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो मैं टीसीएस से निकल के इन्फोसिस चले जाऊं, तो जहां चले जाओ वहां पे भी ये रिस्क आ जाएगा। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखें, ये सारे एग्जाम्पल स्टडी मैट में मेंशन है, तो इसमें से किसी भी एग्जाम्पल पर आपके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। अभी देखेंगे इस पे कितने एमसीक्यू आए भी हुए हैं, बहुत एमसीक्यू आए हुए हैं। और ये वर्ड्स पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी स्टॉक मार्केट ही इससे प्रभावित होने वाली है। अब आ जाओ अनसिस्टमैटिक रिस्क पर। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक यूनिक रिस्क है, ये एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। आज अगर मुकेश अंबानी ये बोल दें कि मैं कल से रिजाइन कर रहा हूं, मैं नहीं आ रहा ऑफिस, बहुत काम कर लिया मैंने, अब मेरे बच्चे ही संभालेंगे मेरी कंपनी को, तो मैं मान के चलिए स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर में लगभग 5-10% की गिरावट आ जाएगी। भले ही उनके बच्चे कितने ही काबिल हों, लेकिन मार्केट को यह पता है आज अगर रिलायंस कुछ भी है तो वो मुकेश अंबानी की वजह से है। तो मैं ये, अब ध्यान से सुन रहे हैं आप, कि ये अगर मान लो मुकेश अंबानी बोल देते हैं कि कल से मैं नहीं आ रहा काम पे, मेरे बच्चे ही देखेंगे, तो अब आप देखिए क्या ये पूरी की पूरी सेंसेक्स को हिलाएगा कि सिर्फ रिलायंस को हिलाएगा? सिर्फ रिलायंस को, सिर्फ एक कंपनी को हिलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी कंपनी के ऑडिटर रिजाइन मार देते हैं और वो कह देते हैं कि भाई हमने तो इसलिए रिजाइन मारा, कंपनी हमारी बातों का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसका मतलब जरूर अंदर कुछ फ्रॉड चल रहा होगा, नहीं दे पा रही ऑडिटर का जवाब, तो उसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा ना। अगर सपोज ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है जो उस कंपनी को ही अफेक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। सत्यम का जब स्कैम सामने आया तो सिर्फ सत्यम ही अफेक्ट हुई ना, सत्यम के स्कैम्स की वजह से थोड़ी टीसीएस पे असर पड़ गया, बल्कि टीसीएस का दाम तो बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि सत्यम के जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब सत्यम कंपनी बंद ही हो रही है तो किसी ना किसी और के पास तो जाएंगे, क्लाइंट्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे। मान लो सारे क्लाइंट्स टीसीएस के पास आ गए, अब टीसीएस के पास अगर क्लाइंट्स आएंगे तो टीसीएस का तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। आप समझ पा रहे हो? पीछे आपने एक न्यूज सुनी होगी
सीसीडी के ओनर ने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद सीसीडी का शेयर प्राइस बहुत जबरदस्त गिरा था। क्यों? क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी कि कंपनी को कौन चलाएगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि रिलायंस जब दिमाग में कोई भी लेके आता है तो मुकेश अंबानी का ही थॉट आता है, तो उनके बिना कंपनी इमेजिन कुछ लोग कर ही नहीं पाएंगे और शेयर बेच के निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कारण जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी पर ही असर डाले, तो ऐसे रिस्क को हम क्या बोल देते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क। इस वजह से ही डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अगर सपोज मैंने सत्यम के अलावा टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और भी बहुत सारी आईटी बढ़िया बढ़िया कंपनीज है, अगर वहां सब में इन्वेस्टमेंट किया होता तो एक कंपनी के बंद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, बाकी कंपनीज कंपनसेट कर देंगी। ठीक ऐसे ही और भी पता नहीं कितनी कंपनियां अगर खराब हुई हैं, अगर आपने 20, 25, 50, 60, 100 शेयर का अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, 5-7 खराब हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो है ना, वो मैनेज कर लेंगे आराम से, आपका बिल्कुल ओवरऑल रिटर्न अफेक्ट नहीं करेगा। और इन सब के एग्जांपल्स ये ध्यान रखिएगा। अब वर्ड्स ही देखो, एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर। अगर मेरा एक नया कॉम्पिटिटर आ रहा है और वो उतना ही स्ट्रांग है जितना कि मैं हूं, तो मेरे शेयर पे तो बहुत असर पड़ेगा। नहीं, कंपनी इज फोर्स्ड टू रिकॉल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। रिकॉल का मतलब क्या हुआ? कई बार ना ऑटो की जितनी कंपनीज हैं, ऑटो सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, कई बार ना उनसे ना प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन जाता है। पीछे आपने सुना होगा कि ओला ने जब अपने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले थे, ई स्कूटर्स निकाले थे, तो कई स्कूटर्स में आग लग गई थी। कई मतलब जो उनकी स्कूटीज वगैरह उसमें आग लगी थी। तो जब ऐसा होता है तो सरकार कई बार बीच में आती है, अपने प्रोडक्ट को वापस लो, जिन जिनको बेचे हैं वापस मंगवाओ। अब जरा सोचें, मैंने एक प्रोडक्ट बेच दिया, डिफेक्टिव निकल गया, एक तो नेगेटिव परसेप्शन, और कोई खरीदेगा नहीं। 2-4 अगर आग लग जाए किसी कार में या किसी पर्टिकुलर बाइक में, तो नेगेटिव परसेप्शन जाएगा आग लगने की वजह से, तो और लोग भी कम खरीदेंगे। उसके अलावा मैं सारे प्रोडक्ट को वापस मंगवाऊंगा, उसमें जो भी रिपेयर करना है रिपेयर करा के फिर दूंगा, तो खर्चा। तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा? मेरी कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा ना उस केस में। और ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिकॉल किए हैं। पीछे मारुति का कोई प्रोडक्ट बीच में ऐसे कुछ रिकॉल करने की न्यूज आ रही थी। ऐसे ही रॉयल एनफील्ड की बाइक में भी कुछ दिक्कत थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो माइनर दिक्कतें थी। पर गाड़ी में आग ही लग जाना ये तो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जान पे बात आ जाती है। किसी कंपनी में फ्रॉड पकड़ा गया, किसी कंपनी के एमडी ने या ऑडिटर ने रिजाइन मार दिया। ये कंपनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, और क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, इसलिए ये अनसिस्टमैटिक के दायरे में आते हैं। क्या ये रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक ही कंपनी में पैसा मत लगाइए ना, मल्टीपल कंपनी में पैसा लगाइए। माइक्रो लेवल का रिस्क है ये, मैक्रो नहीं है। मैक्रो नहीं है। मारुति का प्रोडक्ट अगर मान लो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर खराब निकला और वापस मंगवाना पड़ गया, तो पूरे सेंसेक्स पे थोड़ी असर आएगा। रोज पता नहीं कितनी कंपनियां बनती हैं, कितने नए नए बिजनेस खुल रहे हैं, तो जब किसी बिजनेस में कॉम्पिटिटर आता है तो क्या पूरा सेंसेक्स गिरता है क्या? नहीं, वही उसके कॉम्पिटिटर पे असर पड़ेगा उसका। तो माइक्रो लेवल का है। और कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जैसे ही ये न्यूज मिली कि इस कंपनी का एमडी रिजाइन मार रहा है और कंपनी का प्रॉफिट बाद में हिट हो सकता है, हमने शेयर बेच दिया। कंट्रोलेबल है, हमारे हाथ में। और वैसे भी मैंने तो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक कंपनी का कोई दिक्कत हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे बाकी शेयरों पे थोड़ी असर पड़ेगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप सीएपीएम से कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? ध्यान रखें, बीटा जो कि रिस्क ही बता रहा है, लेकिन कौन सा रिस्क बता रहा है? सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा के लिए हमने जो लाइन लिखी थी अब आपको समझ में आ जाएगी। हायर द बीटा, याद है, हायर द बीटा हायर द सिस्टमैटिक रिस्क। हमने ये नहीं लिखा हायर द बीटा हायर द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। हमने यहां पे क्या लिखा? हायर द बीटा हायर द सिस्टमैटिक रिस्क। तो बीटा बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क ही बताता है। इसका मतलब सीएपीएम जो मॉडल है ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ही मेजर करता है। ओनली सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय द सीएपीएम मॉडल। तो सर अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात हम करेंगे, कहां पे करेंगे? सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉपिक में। वहां पर अनसिस्टमैटिक रिस्क पे भी डिस्कशन होगा, लेकिन ये कुछ बातें दिमाग में रखिएगा। पहले तो उसके एग्जाम्पल्स आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं, और देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये पूरी इकोनॉमी पे असर डालने वाला एग्जाम्पल है या एक कंपनी पे असर डालने वाला एग्जाम्पल है।
उसके बाद ये 3 बातें और याद रखना कि सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, नॉन डाइवर्सिफिएबल है। क्यों? क्योंकि आप जिस भी कंपनी में चले जाओ, क्योंकि पूरा सेंसेक्स पे अफेक्ट आ रहा है, तो आप जिस भी कंपनी में लगाओगे वहां अफेक्ट आएगा। और दूसरा ये कौन सा है? डाइवर्सिफाइएबल है। फिर हमने कहा कि ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, ये अनकंट्रोलेबल है और ये कंट्रोलेबल है। आइए अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कौन से एमसीक्यू आए हुए हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या पॉज करके नोट करना हो तो कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 39, दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया। आइए जरा पढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इन स्टॉक्स। कह रहा बताइए इसमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल है। देखो, कोई कंपनी अगर स्ट्राइक पे जाती है तो वो सिर्फ उसी कंपनी को अफेक्ट करेगा, ये एक माइक्रो लेवल का रिस्क है, तो ये तो अनसिस्टमैटिक हुआ। आर्थिक मंदी, इंडस्ट्रियल रिसेशन, यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। अब जैसे बाकी के भी दो देख लो। अनएक्सपेक्टेड एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, भाई मेरे कॉम्पिटिटर आएंगे तो मुझे ही अफेक्ट करेंगे ना, तो ये भी तो अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल हुआ। और बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर सप्लायर, अब कोई मेजर सप्लायर बैंकरप्ट हो गया, जैसे कि आपको पता हो एयरलाइंस इंडस्ट्री में जो एयरप्लेन डिलीवर करते हैं, एयरप्लेन सप्लाई करते हैं, वो दो ही बड़ी कंपनियां हैं, एक एयरबस और दूसरी बोइंग। मतलब मान लो मैं इंडिगो हूं, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है प्लेन खरीदने के, या तो एयरबस से खरीदूंगा या बोइंग से खरीदूंगा। मान लो मैं एयरबस से खरीदता हूं, ठीक है, और एयरबस बैंकरप्ट हो गई, मेरा एक मेजर सप्लायर बैंकरप्ट हो गया। अब उन्होंने वादा कर रखा था तुम्हें इतने इतने टाइम में इतने इतने प्लेन देंगे, अब वो क्योंकि बैंकरप्ट हो गया, प्लेन कौन देगा? अब समझ पा रहे हैं, मेरा पूरा आगे का फ्यूचर प्लानिंग ही बिगड़ जाएगी। तो ये सिर्फ असर डालेगा तो किस पे डालेगा? सिर्फ इंडिगो पे डालेगा। तो ये भी एक अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल है। उसने किसका पूछा? सिस्टमैटिक का। तो इंडस्ट्रियल रिसेशन इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए दिसंबर 2019 में एक और क्वेश्चन इसी सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक पर आया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा है इसमें से? नहीं, और हमें साफ साफ दिख रहा है इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर। बाकी एग्जांपल पढ़ लो। चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो सभी के लिए बदलेगा, मेरे लिए थोड़ी बदलेगा, ये सिस्टमैटिक रिस्क हुआ। चेंज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट कहती है कि अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा करेंगे, रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, तो भाई इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन और आसान होगा, भाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में मूवमेंट आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां, स्टील बनाने वाली कंपनियां, और जो जो टेलीकॉम में, क्योंकि भाई जगह जगह पे टेलीकॉम के कनेक्शन वगैरह बहुत कुछ होगा, बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये भी एक ऐसा इवेंट है जो पूरे स्टॉक मार्केट पे असर छोड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव लेके आती है, ये भी पूरे जो है सेंसेक्स पे ही असर छोड़ेगा। तो इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर ये सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। फिर से इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल है। और यहां पर भी सेम ही आंसर आप बार बार देखते हुए दिख रहे हैं, एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर। बाकी पढ़ने हो पढ़ लो। चेंज इन लॉज रेगुलेशन, वैट हटा के जीएसटी आया, 1956 का कंपनीज एक्ट हटा के 2013 का कंपनीज एक्ट आया, तो ये सब पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर पे असर डालेंगे ना, पूरा सेंसेक्स हिलेगा इससे। नेचुरल डिजास्टर्स आना, ये भी ऑफ कोर्स पूरे सेंसेक्स पे असर डालेंगे। करेंसी वैल्यू, नियरली हर ही कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, करेंसी वैल्यू में बदलाव आएगा तो उन पे असर पड़ना ही पड़ना है, तो ये भी पूरे सेंसेक्स, मतलब ये एक इकोनॉमी वाइड रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 41 जो है वो एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्योंकि आपने कैपिटल मार्केट में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, बट फिर देख सकते हो, ट्रेजरी बिल कहता है कौन इशू कर सकता है, कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल्स बेसिकली हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ना। ट्रेजरी बिल एक एग्जाम्पल है ऐसी सिक्योरिटी का जिस पर रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। नहीं, आरएफ का बेस्ट एग्जाम्पल है कि इससे हमें रिस्क फ्री रिटर्न आता है, क्योंकि ये एक रिस्क फ्री एसेट है। और ये रिस्क फ्री एसेट क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें बैकिंग है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ना मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी ना आपके एग्जाम में आ सकता है, जहां पर वो आपको हो सकता है कि आरएम की इंफॉर्मेशन दे ही ना। देखो, अगर हमें रिस्क प्रीमियम दे दिया तो हमें आरएम की इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं।
अगर आप देखिए तो के ई का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। और हम इस बात को जानते हैं कि ये जो आर एम माइनस आर एफ है यही बेसिकली रिस्क प्रीमियम होता है। आर एम माइनस आर एफ ही क्या होता है, रिस्क प्रीमियम होता है। तो अगर मुझे वो रिस्क प्रीमियम दे देगा तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। बीटा पता है 1.5 है तो सीधा रिस्क प्रीमियम दे रखा है, मुझे क्या करना फिर आर एम माइनस आर एफ का, अगर उसने मुझे रिस्क प्रीमियम बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे ना आप, तो 1.5 इंटू 9 13.5 हो गया ये, और 13.5 प्लस 8 21.5%। तो इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक बात ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि सीएपीएम मॉडल अभी खत्म हो गया है, अभी जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे तो वहां पर इसका जिक्र आएगा। और उसके अलावा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब हम टॉपिक रिवाइज करेंगे तो वहां पर भी सीएपीएम का जिक्र है, तो सीएपीएम वापस आएगा बाद में। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए जो ये अगला मॉडल है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, ये सीएपीएम का ही बेसिकली कॉपीड मॉडल है। और इस पे सही बताऊं तो आज तक कोई एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया नहीं हुआ, बट स्टिल ये फॉर्मूला दिमाग में आप रखेगा, क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये हमारे स्टडी मैट का ही एग्जाम्पल है। तो वो ऐसा कुछ दे सकता है कि यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स प्लस रिस्क प्रीमियम दोनों दे देगा आपको, तो आपको कहेगा निकाल दो के ही। तो बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आरएफ की जगह हमने एक और डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉन्ड का यील्ड लिया है। जैसे आपको पता हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब उनको लगता है ना कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट काफी गिरेगी, तो यहां से पैसा निकाल के जब उनको बॉन्ड अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, बॉन्ड भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे रिटर्न मिलता है, तो जब उनको बॉन्ड अट्रैक्टिव लगने लगते हैं तो वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए हम यही अब स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो बॉन्ड का रिटर्न जितना आ रहा है बेसिकली अब रिस्क फ्री हटा के हमने बॉन्ड का रिटर्न ले लिया, बिकॉज वहां पे रिस्क फ्री थोड़ा ज्यादा होता है, और साथ में रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया। यही हमें इक्विटी से चाहिए। तो इस मॉडल की फिलहाल आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो मैं ना इस पे इसलिए कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाह रहा, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फास्ट ट्रैक बैच है तो हमारा फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे ही रहना चाहिए। बट स्टिल इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। आगे का डिस्कशन अब हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। प्लीज आप रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को आई होप कि आपने लाइक कर ही दिया होगा, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट में आप मुझे करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।